हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया था ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। देखो बेटा, जो हॉट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्रिग्नार्ड हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, इनके ऊपर आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वन वे और द अदर ये कंसेप्ट बहुत यूज़ होते हैं और बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप लोग इस लेक्चर को भी ध्यान से देखें और आई होप कि आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी की। देखिए, इसके ऊपर आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहचानिए कि इसमें से जो कंपाउंड आपको दिया है उसमें से एरोमेटिक कौन सा है, क्योंकि एरोमेटिक के साथ साथ में कभी कभी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं और कभी कभी नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो किस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम लोगों को आज के लेक्चर में समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनको हम लोग हाईली स्टेबल कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो वन वे और द अदर जीओसी में आप लोगों को 4 कंपाउंड दिए जाएं और उसमें से एक एरोमेटिक हो और उसमें आपसे ऐसा पूछा जाए कि उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। तो इसीलिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन आता है आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो मैं खास करके उन टॉपिक्स को ले रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स में जिसका एप्लीकेशन आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, चाहे वो JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन देने वाला हूं उसको आप लोग अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके, और इसकी एक प्रॉपर नोट्स बना के रखें ताकि आप लोग एग्ज़ाम के वक्त इसको रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को ये पहचानना सीखना है आज के लेक्चर में कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इसीलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारे एरोमेटिक कंपाउंड की, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस बताने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे पहली बात तो कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बेटा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। ऐसी कौन सी कंडीशन को अगर एक कंपाउंड सेटिस्फाई कर लेता है तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, वही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। देखिए, ए लिखा है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनार। सबसे पहली बात एरोमेटिसिटी की ये है कि कंपाउंड नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता, वो साइक्लिक ही होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और बाद में प्लेनार होना चाहिए। देखो बेटा, प्लेनारिटी आप इस तरह से पहचानते हो कि जो सारे ही एटम जो साइक्लिक रिंग को बना रहे हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बोरॉन हो, वो होने चाहिए कौन से हाइब्रिडाइजेशन के, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होने चाहिए। और सिस्टम के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, और रेजोनेंस की कंडीशन आप लोगों को पता है कि क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए पॉइंट को। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनार होना चाहिए, मतलब सारे ही एटम जो साइक्लिक रिंग बना रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, और सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन से बोलने का मतलब ये है कि एक पाई बॉन्ड हो तो उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड हो तो फिर सिंगल बॉन्ड के बाद में या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन में, वही बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। तो कंपाउंड अगर साइक्लिक है
कंपाउंड अगर प्लेनार है, कंपाउंड के अंदर अगर कॉन्जुगेशन है, तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक वो ये है कि वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है? वो कहता है कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि n जो है ना वो इंटीजर वैल्यू होती है। वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3, मतलब एंड सो ऑन। मैंने 0 से लेके 4 तक की सारी कंडीशन लिख दी है। मतलब मान लीजिए कि n की वैल्यू अगर 0 होती है, आप इसमें पुट करते हैं तो 4 0 0 + 2 मिला के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो 4 1 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 2 के लिए 10, ऐसे ही 3 के लिए 14 और 4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा। तो अपने को टोटल मिला के 4-5 चीज़ें चेक करनी होती है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, कंपाउंड प्लेनार है या नहीं, कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, और लास्ट में हम लोगों को ये चेक करना होता है कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। देखिए अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ये सारी सिस्टम, ये सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं अगर हमको ये पहचानने आता है। मान लो कि ये कंपाउंड, ये आयन अपने को दिया हुआ है और आपसे ये कहा गया है कि अब पहचानिए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप किस तरह से पहचानेंगे? सबसे पहले, क्या ये देखने से ही साइक्लिक लग रहा है? हाँ, तो साइक्लिक की कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई कर दिया, हाँ साइक्लिक है। अच्छा, अब प्लेनार है या नहीं उसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। बेटा आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पहचानना अच्छे से आता है या नहीं? फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ कि ये कार्बन ने इस कार्बन से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हमने शो नहीं किया है वो भी तो है ना, तो कार्बन ने हाइड्रोजन से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। टोटल मिला के इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, अभी इस कार्बन को देख लीजिए आप, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ में, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ में, पाई को हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते, और एक हाइड्रोजन के साथ में, तो ये वाला जो कार्बन है वो भी sp2 हो जाएगा, और ये वाला कार्बन जो है वो भी sp2 है। तो सारे ही जो साइक्लिक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड प्लेनार भी होगा। देखिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड भी है, आप लोग देख लीजिए कि पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और प्लस चार्ज है, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और प्लस चार्ज है। इसी को तो हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज कॉन्जुगेशन इज रिलेटेड टू रेजोनेंस। देखो अगर आप पाई को यहाँ शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिस्टम के अंदर रेजोनेंस है, और सिस्टम के अंदर रेजोनेंस तभी होता है जब वो कॉन्जुगेटेड होता है। तो साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। अब देखिए तो क्या ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तो देखिए इसके अंदर एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अभी हम लोगों ने देखा कि n = 0 के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही आता है, मतलब हक्कल रूल को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। और अगर ये एरोमेटिक है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें तो अभी कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बेंजीन का है। देखिए इसमें तो आपको रूल अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हो कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है या नहीं है। चलिए, तो पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक तो दिख रहा है आपको, प्लेनार होना चाहिए। तो सारे ये कार्बन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप कोई भी कार्बन चेक कर लीजिए, मान लीजिए कि ये वाला कार्बन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसने एक कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ में, तो वो हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो प्लेनार भी हो गया। बेटा कॉन्जुगेटेड है क्या? चेक कर लो कॉन्जुगेटेड है क्या। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हाँ बेटा कॉन्जुगेटेड भी है।
अच्छा, अब उसके बाद में साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड चेक करने के बाद में हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर वो हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो लेट अस चेक, इसके अंदर टोटल मिला के आप लोग चेक कर लीजिए कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू को अगर आप 1 पुट करते हैं तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो कंपाउंड भी बेटा कैसा हो जाएगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, और इसके बाद वाला कंपाउंड आप लोग ध्यान से देखें। देखो ये बहुत अच्छा स्पेशल केस है, इसमें आप लोग कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखो पहली बात तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक में तो कोई इशू ही नहीं है, आप लोग देख के पहचान जाओगे साइक्लिक है। अब प्लेनर तो तब होगा जब सारे ही कार्बन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। देखिए ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है अनडाउटेडली, ये sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है। लेकिन बेटा अगर नॉर्मल कंसेप्ट लगाए हम लोग जो अभी तक हम लोग जानते हैं, तो वो ये वाला जो कार्बन है ना वो sp3 दिख रहा है आपको। देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन से एक बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन के साथ में है और एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख रहा है तो 4 काउंट करने के बाद में 3 + 1 4, तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन देखो यहीं पर एक कंसेप्ट है, क्यों ये टॉपिक एक स्पेशल और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसकी वैरायटी ही इसको स्पेशल बनाती है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो कार्बन है ना, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखिए जैसे लोन पेयर है, आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, आप लोग ध्यान से ये स्टेटमेंट को सुन लीजिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। अब बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर 3 + 0 = 3 और हम लोग कहेंगे कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2। तो सारे ही कार्बन sp2 है। तो अब हम लोग को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये हो गया कंपाउंड प्लेनर। अब कॉन्जुगेटेड की बात सोच लेते हैं। तो लोन पेयर, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर। इसका मतलब ये परफेक्ट कंडीशन है रेजोनेंस के लिए और कॉन्जुगेशन इसके अंदर है। अच्छा अब आप लोग काउंट कर लीजिए कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। देखो अब इसके अंदर भी वैरायटी है, ये पाई तो आप लोग काउंट करोगे ही करोगे, मतलब ये पाई तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व था उसको भी 4n + 2 के पाई इलेक्ट्रॉन्स में आपको काउंटिंग करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इस लोन पेयर ने आगे जाके पाई बॉन्ड ही तो बनाया था। तो हम लोग कहेंगे कि जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में तो काउंट नहीं होता, लेकिन इस फॉर्मूला के कैलकुलेशन में वो काउंट होगा। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में हक्कल रूल को भी उसने सेटिस्फाई कर लिया। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और एग्जाम्पल देखिए, अगर ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया है तो आपके पास में पावर है, वीडियो को आप लोग रिवाइंड कर लीजिए और फिर से एक बार देखिए। लेकिन अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आगे मैं और 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, देखिए देखो बच्चों इसके नाम भी आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने इसका नाम पिरिडिन आपको बताया हुआ है। और बहुत जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिरिडिन एज अ बेस हम लोगों ने यूज भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बातें नहीं करनी, हम लोगों को ये पहचानना है बेटा बस कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। जैसे कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हाँ साइक्लिक है ठीक है। अच्छा प्लेनार है क्या, देखिए ये कार्बन sp2 sp2 sp2, ये sp2 और sp2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई।
अब ये नाइट्रोजन को चेक करना है कि वो sp2 है या नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसके जस्ट बाद पाई बॉन्ड है। हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड होता और फिर पाई बॉन्ड होता तो हम लोग कहते हैं कि हाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन ये परफेक्ट कंडीशन नहीं है रेजोनेंस के लिए। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है बेटा? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड नहीं है। मैंने क्या बताया आप लोग को कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसके काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती है, लेकिन हक्कल रूल में होती है। अब आप लोग दूसरा कंसेप्ट सीखिए कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसका काउंट आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे लेकिन हक्कल रूल में नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इसको समझिए आप लोग कि N ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट करना है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व नहीं है। तो लोन पेयर, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो गया sp2। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया। ये केस और इसके ऊपर वाला ये वाला केस, ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझने हैं। देखो बेटा, ये कौन सी कंडीशन थी? लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है वो डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब अपनी लोकेशन छोड़ के जा सकता है रेजोनेंस में, और जो रेजोनेंस में चला जाता है उसकी काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती है लेकिन हक्कल रूल में होती है। अब ये वाला देखिए, ये वाला तो डायरेक्टली उसके बाद में, ये लोन पेयर का तो जस्ट बाद में ही क्या है, लोन पेयर के जस्ट बाद में ही पाई बॉन्ड आ गया, मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया लोकलाइज, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसकी काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में तो होगी लेकिन हक्कल रूल में नहीं होगी। ठीक है, अच्छा प्लेनारिटी चेक कर लिया आप लोगों ने? सारे के सारे sp2 है, हाँ प्लेनार है। कॉन्जुगेटेड है क्या? देखो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड तो है। अच्छा, हक्कल रूल को आप चेक कर लीजिए, क्या हक्कल रूल में हम लोग ये काउंटिंग करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग ये काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक काउंट हो जाएगा, ये एक काउंट हो जाएगा, ये एक काउंट हो जाएगा। तो कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा? एरोमेटिक। देखो बेटा, ये दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए तो भी आगे दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए आप लोग, ये इसके बाद वाला एग्जाम्पल, इसको आप लोग चेक करें अच्छे से, मुझे बताइए। आप लोग सबसे पहले चेक कर लीजिए खुद से और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग, ठीक है? अब सबसे पहली बात तो साइक्लिक है क्या? 100% साइक्लिक है। प्लेनार है, sp2 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 sp2। नाइट्रोजन को चेक करना है कि sp2 है या नहीं। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबसे पहले चेक करें कि रेजोनेंस का हिस्सा है या नहीं। तो 100% रेजोनेंस का हिस्सा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ये, मतलब इसकी काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगी। अब आप लोग चेक करें इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? sp2। अब sp2 तो हो गया, मतलब प्लेनारिटी का कंसेप्ट सेटिस्फाई हो गया। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस करवा सकता है, मतलब कॉन्जुगेटेड भी है। अब आप लोग चेक करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो कितने हैं इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स? देखो, एक ये दो तो आप लोग काउंट कर ही लोगे। अब क्योंकि ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और अगर ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो हक्कल रूल में इसकी काउंटिंग होने वाली है। तो अब आप लोग देख लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में हक्कल रूल को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कंपाउंड तो होने वाला है एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं और फिर हम लोग एंटी एरोमेटिक की तरफ बढ़ जाएंगे आगे।
ठीक है, आप लोग देखें सबसे पहले ये वाला एग्जांपल खुद से करके देखें और उसके बाद में मुझे बताएं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके जो सामने है वो पहली बात साइक्लिक दिख रहा है, 100% साइक्लिक है। लेट अस चेक फॉर द प्लेनारिटी। ये कार्बन sp2, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 एंड दिस कार्बन इज sp2। अच्छा, लेट अस चेक वेदर दिस ऑक्सीजन इज sp2 और नॉट। ये ऑक्सीजन sp2 है या नहीं है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, ठीक है। अब 2 लोन पेयर है तो क्या ये दोनों के दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, या ऐसा है कि दोनों के दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, या ऐसा है कि उसमें से एक इन्वॉल्व है और एक इन्वॉल्व नहीं है। ये 3 कंडीशन है। अब देखिए ये जो लोन पेयर है ना, इसके बाजू में सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है। इस तरफ भी देखिए सिंगल और डबल और लोन पेयर। तो एक जो लोन पेयर है उसके लिए परफेक्ट कंडीशन है रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड बन सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ लोन पेयर बन सकता है। लेकिन अगर एक लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के चला जाता है, फिर उसके बाद में ये लोकलाइज हो जाएगा, फिर ये हिल नहीं सकता, क्योंकि फिर ये एक ऐसे एटम से जुड़ जाएगा जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये फिर हिल नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो एक को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, एक को हम लोग हक्कल रूल में काउंट करने वाले हैं। साइक्लिक है, प्लेनार है, तो 4 कार्बन तो sp2 थे। अब इसको चेक कर लो, इस ऑक्सीजन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, और दोनों में से एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो उसकी काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगी, लेकिन इसकी काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगी। तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर के साथ में टोटल आंसर आया 3, तो ये हो गया sp2, तो प्लेनार भी हो गया। कॉन्जुगेटेड तो बेटा दिख ही रहा है आपको, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, ये सब आपको कॉन्जुगेटेड दिख ही रहा है। अब आप लोग चेक कर लीजिए कि हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। हाँ, देख लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये पाए हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये पाए हो गए। अब दोनों में से एक को हक्कल रूल में आपने वो काउंट करना है, तो टोटल मिला के फिर से 6 हो गए, फिर वो n = 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक है, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज में एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एरोमेटिक कंपाउंड को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक हमको पहचानना आ गया, तो व्हाट आर देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या कहते हैं? जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, वैसे मैं कहूंगा कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। बेटा याद रखना, अगर आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाए और आपको ये पहचानने को कहा जाए कि इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है, तो आप लोग देखेंगे उन चारों में से जो एंटी एरोमेटिक होगा वही लीस्ट स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आना है तो आप लोगों को एरोमेटिसिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और इसी के चलते मैंने ये वीडियो में आप लोगों के साथ में जो टॉपिक लिया है वो है एरोमेटिसिटी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग पहचानते हैं, मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को कि एक्स्ट्रा अनस्टेबल होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर रूल के अंदर एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक तो होना चाहिए, प्लेनार भी होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए, लेकिन ये बार वो सिर्फ और सिर्फ हक्कल रूल को सेटिस्फाई नहीं करने वाला। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर उसके पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4n पाई, मतलब अगर n = 1 तो मतलब उसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, n = 2 मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इस तरह से उसके पास में 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। लेट अस सी 1 by 1 करके एग्जाम्पल्स। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, बताइए साइक्लिक है? 100% साइक्लिक है। प्लेनार है? चेक कर लीजिए कि चारों के चारों जो कार्बन है वो sp2 है, इसके वजह से प्लेनार भी है। कॉन्जुगेटेड भी आपको दिख गया होगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और अब देख लीजिए कि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 1 = 4,
पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये बार हक्कल रूल को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई भी कंपाउंड क्या होता है हमेशा, एंटी एरोमेटिक। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। आप लोग देखिए ये कंपाउंड आपके सामने, ये आयन आपके सामने रखा हुआ है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो इन दोनों में से ही आपके पास ऑप्शन है। आप लोग देख लीजिए, साइक्लिक है, 100% साइक्लिक है। प्लेनार है क्या, हाँ प्लेनार है, sp2 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 sp2, ये वाला भी sp2 है क्या, चेक कर लीजिए। ये कार्बन ने, इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड, और एक इसके पास में हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये कहूंगा कि ये वाला जो कार्बन है वो भी sp2 है। तो सारे ही कार्बन sp2 है, तो प्लेनार भी हो गया। कॉन्जुगेटेड दिख रहा है आप लोगों को, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, ये सब इसको कॉन्जुगेटेड कहते हैं क्योंकि रेजोनेंस है ना अल्टीमेटली, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, मतलब रेजोनेंस भी हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन भी है। अब आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, ये हो गया एक पाई बॉन्ड, ये हो गया दो पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड के साथ में हम लोग कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, और 4 वन जा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड हक्कल रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कंपाउंड विल बी या आयन विल बी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, दिख रहा है हम लोगों को। अच्छा मुझे बताइए प्लेनार है या नहीं, चेक कीजिए प्लेनार है। ये वाला कार्बन तो आपको दिख गया होगा sp2, 100% ये sp2 है, ठीक है। अच्छा फिर ये वाला कार्बन देख लीजिए sp2, ये वाला भी sp2 है। अच्छा ये वाला जो कार्बन है ना, वो क्या लगता है आपको sp2 है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर बना सकता है। मतलब दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेटा। और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, क्या उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं हम लोग, नहीं करते। तो अब आप चेक कर लीजिए कि ये कार्बन ने इस कार्बन से एक बॉन्डिंग कर ली, इस कार्बन से एक, और एक हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सारे के सारे तीनों के 3 कार्बन sp2 है, तो इसका मतलब प्लेनार भी हो गया। कॉन्जुगेटेड तो आपको दिख ही रहा होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। कॉन्जुगेटेड है मतलब रेजोनेंस है, ये आपने देख लिया, कॉन्जुगेटेड तो है। अब उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा होता है उसको भी हक्कल रूल में काउंट करना होता है, तो ये 2 मिला कितने हो गए 4, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है, वो कैसा है, एंटी एरोमेटिक। बेटा एंटी एरोमेटिक आप लोगों को पहचानने आ गया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने आपको सिखाया, फिर उसके बाद में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अगर आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझ आ गया है तो हम लोग एक फिर नॉर्मल सा कंपाउंड देखते हैं जिसको हम लोग कहेंगे नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते होंगे, नॉर्मल कंपाउंड्स, हो सकता है कि वो नॉन साइक्लिक ही हो जाए, मतलब इस तरह से साइक्लिक ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे ये वाला कंपाउंड देखिए आप लोग, ये वाले कंपाउंड में साइक्लिक है, हाँ है साइक्लिक, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन बोलिए आप लोग, सेकंड कंडीशन होती है सारे ही जो साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं एटम वो होने चाहिए sp2। तो ये तो sp2 है बेटा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी, लेकिन इसको चेक कीजिए आप, इसने एक हाइड्रोजन नहीं, इसने 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करी है, एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड उसने फॉर्म कर दिए, तो वो हो गया sp3। इसका मतलब प्लेनारिटी को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जो प्लेनार नहीं होगा ना तो वो एरोमेटिक हो सकता है ना तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि दोनों की कंडीशन में प्लेनारिटी तो था ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया नॉन एरोमेटिक।
अब आप लोग ये चेक कर लीजिए, ये कार्बन को देखते ही आप समझ गए होंगे, ये कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के साथ में, एक और हाइड्रोजन के साथ में, 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ में, वो भी हो गया नॉन एरोमेटिक, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज अगर आ गया कार्बन तो वो बन जाता है फिर नॉन एरोमेटिक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग और एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, जैसे ये वाले कार्बन को आपने देखा, ये वाले कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के आते ही प्लेनारिटी खत्म हो गई, और अगर वो प्लेनार नहीं है तो वो ना तो एरोमेटिक हो सकता है ना तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो नॉन एरोमेटिक आपने लिख दिया यहाँ पे। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए ये साइक्लिक तो है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है बेटा, और ये भी sp2 है। आप लोग ये नाइट्रोजन का चेक कर लीजिए कि वो sp2 है या नहीं है। तो नाइट्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में और एक और सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में। जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो वो कंपाउंड हमेशा ही नॉन एरोमेटिक होगा। देखिए और भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, उसको भी जरा समझ लीजिए। साइक्लिक है क्या बेटा? हाँ साइक्लिक है। मुझे बताइए प्लेनार है क्या? अच्छा प्लेनार है तो ये चेक कर लीजिए, ये sp2 है। ये बताइए sp2 है, 100% sp2 है। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक हाइड्रोजन। लोन पेयर तो है नहीं, वो तो सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल कहते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी हो गया बेटा sp2, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना है, एक ये हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना है, और एक ये कार्बन के साथ बना है, और एक ये कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना है। इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ में sp2 होगा, मतलब प्लेनार भी है। कॉन्जुगेटेड है क्या? तो कॉन्जुगेटेड भी है। देखो इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन, मतलब रेजोनेंस का हिस्सा तो ये भी है, इसका मतलब कॉन्जुगेटेड भी है। साइक्लिक हो गया, प्लेनार हो गया, कॉन्जुगेटेड भी हो गया। ठीक है, इन तीनों कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया है। लेकिन अब उसके पास में देखो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि एक पाई बॉन्ड के कितने हो गए? 2, और एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया +1, तो 2 + 1 = हो गया 3। तो ना तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो ये 4n इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ना तो ये एरोमेटिक है, ना तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो 100% ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। बेटा अगर आप लोगों को ये 3 फंडे अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अब आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लीजिए। अगर आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, 3 कंपाउंड या 3 आयन जो भी बोल सकते हैं वो आपको दिया है, तो हम लोग चेक करेंगे कि उसमें से एरोमेटिक कौन है, उसमें से एंटी एरोमेटिक कौन है, और उसमें से नॉन एरोमेटिक कौन है। तो जो एरोमेटिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नॉन एरोमेटिक का नंबर सेकंड पे आएगा, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। मतलब या तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली वो लोग पूछ लेंगे कि दिए गए कंपाउंड में से कौन एरोमेटिक है, दिए गए कंपाउंड में से कौन नॉन एरोमेटिक है, दिए गए कंपाउंड में से कौन एंटी एरोमेटिक है, या तो आपसे पूछ लेंगे कि जो 4 कंपाउंड आपको दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप लोग बता लोगे एरोमेटिक वाला। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि ये 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं उसमें से लीस्ट स्टेबल कौन है, तो आप लोग कहोगे एंटी एरोमेटिक वाला। आप लोगों को वो 3 स्ट्रक्चर दे के ये भी पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो इसके लिए आप लोगों को एरोमेटिसिटी का फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि अब तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो को अच्छे से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में अगर देखा है तो आप लोगों का ये फंडा क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पहले 1 2 3 4 इस पेज पे दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करने हैं, और 5th 6th और 7th ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करना है। देखो आपका काम क्या है कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे, और उसके बाद में आप लोगों को दिए गए कंपाउंड में ये पहचानना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, और कौन एंटी एरोमेटिक है। अब मैं बता रहा हूँ आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
ये आशा करता हूं मैं कि आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन खुद से कर लिया है और आप टैली करने के लिए आगे का वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी टारगेट कर रहे हैं IIT JEE के लिए या तो फिर नीट एग्ज़ाम के लिए, तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग लाइव क्लासरूम की तरह पढ़ें। जितना आप लोग डेकोरम के साथ में क्लासरूम के अंदर बैठ के स्टडी करते हैं या करते आए हैं अब तक, उसी तरह से ये वीडियो लेक्चर्स को भी अच्छे से पढ़ें। देखिए, जो वीडियो लेक्चर में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो भले से लेक्चर जो है वो 45 मिनट्स का हो रहा है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं, अगर आप लोग सॉल्यूशन खुद से करते हैं, तो ये कंप्लीट 1.5 आवर का लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए और 1 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप एक लेक्चर को 2.5 आवर्स दे रहे हैं तो आप ये लेक्चर को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस सॉल्यूशन को आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज़, क्या मैं बोलूँ ये साइक्लिक है? साइक्लिक तो दिख रहा है। क्या मैं बोलूँ ये प्लेनार है? 100% प्लेनार दिख रहा है। देखो ये sp2 है, sp2 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 sp2, और ये वाला जो कार्बन है वो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक हाइड्रोजन के साथ में, तो मैं कहूँगा कि ये प्लेनार भी है। प्लेनार के साथ में कॉन्जुगेटेड भी दिख ही रहा है बेटा, ये देखो, ये कॉन्जुगेटेड भी दिख ही रहा है आपको, है ना, क्योंकि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये कॉन्जुगेटेड भी है। तो आप लोग काउंट कर लीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अब इसके पास में ये दो और ये दो मिला के 6 हो गए। इसका मतलब ये बार ये सेटिस्फाई कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंसेप्ट को। इसका मतलब जो दिया गया कंपाउंड है वो हमारा कैसा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए? ठीक है, होशियार बच्चे हो आप लोग, जरा एक बार सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इतना सब कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 15 सेकंड से भी कम में ये आंसर आने चाहिए आप लोगों को। देखिए, ये कार्बन को देखिए आप लोग, सारी कंडीशंस को आप लोग छोड़ दीजिए, ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ये कार्बन जब कितने सिग्मा बॉन्ड बना देगा? 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली क्या हो जाने वाला है? sp3। तो भले से वो साइक्लिक हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसके अंदर sp3 आ गया तो प्लेनारिटी लॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब वो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक, जबकि वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। देखो, एक जैसे दिखने वाले हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो कंपाउंड है वो एक जैसा दिखने वाला है, लेकिन एक एरोमेटिक है और एक नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर आ चुका है एक्स्ट्रा में। ठीक है, आप लोग थर्ड वाला देखिए। अभी थर्ड वाले में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, आप देख पा रहे होंगे। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है ना, साइक्लिक है और साथ साथ में ये प्लेनार भी है, आप लोग चेक कर लेना, सारे ही sp2 है। फिर उसके बाद में इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ये 2 हो गए, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, तो मिला के 8 हो गए। इसका मतलब 4n, मतलब 4 2 8, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में कोई चार्ज नहीं, एक में नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस। अब आप लोगों को ये पहला, दूसरा, तीसरा अगर ये आपको क्वेश्चन में दे दे और आपसे पूछ ले कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मोस्ट स्टेबल जो होने वाला है बेटा वो फर्स्ट वाला, क्योंकि एरोमेटिक है। सबसे कम जो स्टेबल होने वाला है वो थर्ड वाला, और जो नॉन एरोमेटिक है उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, ये फोर्थ वाला भी एक अच्छा है, आई होप आप लोगों ने किया है। साइक्लिक तो है बेटा। फिर उसके बाद में sp2 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 और sp2, 4 ये sp2 हो गए। अब बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग देखिए, है ना। तो बोरॉन ने एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब बोरॉन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका भी क्या हो गया? sp2। मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है और कॉन्जुगेशन भी है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है पता है? कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, इसके इक्विवेलेंट होता है ये, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके पास में एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, वैसे इसके पास भी एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो ये भी sp2 हो गया। ठीक है, अब sp2 है, हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेशन भी है। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए ना, इलेक्ट्रॉन काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, तो आप लोग देख लीजिए कि ये 4
पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में दिया गया कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर, ठीक है, आप लोग समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वो थे 4 और वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए ये वाला। 5th क्वेश्चन बताइए, साइक्लिक है क्या? हाँ साइक्लिक है। प्लेनार है क्या? आप लोग चेक कर लीजिए, सारे ही कार्बन या ऑक्सीजन जो भी है इसके अंदर वो सारे के सारे क्या हैं, sp2 हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का केस मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है और एक जो है वो हक्कल रूल में काउंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो sp2 आएगा, ये भी sp2 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 sp2। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड आपको दिखाई दे ही रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ही करनी है, तो एक आपको हक्कल रूल में काउंट करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों ने देख लिया 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। 6 वाला आप लोग देख लीजिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी रेजोनेंस में काउंट नहीं होने वाले, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब रेजोनेंस तो वो कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिक है, प्लेनार भी है, सारे sp2 है। आप लोग चेक कर लो इसको और आप लोग काउंट कर लो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। लोन पेयर को तो आपको काउंट करना नहीं है, कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप लोग चेक कर लो कि तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिया गया कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है ये, नाइट्रोजन के ऊपर का ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है बेटा, रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड है, तो वो रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, ये भी रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे पूछूं तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग इसको काउंट करोगे, ये एक सिग्मा बॉन्ड को काउंट करोगे, एक लोन पेयर को, तो 3 के साथ में ये हो गया sp2। अब ये कार्बन तो आप लोग जान ही रहे हो कि sp2 है। ये वाला नाइट्रोजन देख लो, ये तो रेजोनेंस का हिस्सा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर, तो इसको आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे। अब आप चेक करो, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ में इसका भी क्या हो गया, sp2। ये आप लोग चेक कर लो, कार्बन है, sp2 है, कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। ये रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। ये एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 आंसर आया sp2। तो साइक्लिक है, साथ में प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड तो आप देख ही पा रहे हो इसके अंदर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन भी है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स ही तो काउंट करने हैं। देखिए ये हक्कल रूल में ये काउंट होगा क्या, नहीं, रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है तो काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला काउंट होगा क्योंकि ये रेजोनेंस का हिस्सा है। तो ये एक लोन पेयर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एक पाई बॉन्ड, तो मिला के 4 = 6 हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग किस तरह से पहचानते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एरोमेटिसिटी के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया, और अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए और आप लोग ये ना पहचान पाओ। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ में। तो अभी जितने सिंपल कंपाउंड हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं, वैसे मैंने टाइप के सारे कंपाउंड आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए, और आप लोग कोई भी कंपाउंड अगर आपको अभी दिया जाए तो आप लोग पहचान लोगे, अगर ये लेक्चर को आपने अच्छे से देखा है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, फिर आप लोगों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में मैं मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और इन वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखना और नोट्स भी प्रिपेयर करना, तभी आप लोग अच्छे से सीखोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।